अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साइट में भलीकार आऊँ आया मां सां गॾु नाजिया मीर। नाजरीन, सिंध समेत समूरे मुल्क अंदर तूफ़ानी चौमासे जे बरसातुनि जो सिलसिलो जारी आहे ऐं गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 54 माण्हू अजल जो शिकार थिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ हादसनि ऐं वाक़िअनि जे नतीजे में सभ खां वधीक जेको नुक़सानु ॿुधाए पियो वञे पंजाब अंदरि थियो आहे ऐं NDMA पारां इहा ख़दशा ज़ाहिर कया विया आहिनि त ईंदड़ जेके 24 कलाक हूंदा उन में हीउ सिलसिलो अञा बहितर शिदत इख्तियार कंदो ऐं शहरी ॿोॾुनि जे हवाले सां अर्बन फ्लडिंग बि ॿुधाई पई वञे त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हिन वक़्तु बि ॿोॾ वारी सूरत हाल आहे। अञा इहा 24 कलाकनि जे अंदरि ही सूरत हाल अञा बहितर शदीद थींदी। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे पिंडी इस्लामाबाद समेत मुख़्तलिफ़ हंधनि ते उन सूरत हाल खे साम्हूं रखंदे फ़ौज खे तलब कयो वियो आहे। रेन एमरजेंसी नाफ़िज़ कई वई आहे ऐं फ़ौज जूं इमदादी कार्रवायूं जारी आहिनि। इन समूरी सूरत हाल खे साम्हूं रखंदे इहो ॼाणाए पियो वञे त जेके ईंदड़ ॾींहं हूंदा उन में जीअं त चौमासे जो जेको हीउ बरसातुनि जो स्पेल आहे उहो जेको सिलसिलो आहे उहो सिंध अंदरि बि असांखे नज़र ईंदो, मुल्क जे ॿियनि हिसनि में बि नज़र ईंदो। उनखे वठी करे इंतिज़ामिया जी जेका कारकर्दगी आहे या जेका तयारी आहे उनखे वठी करे बि नाज़रीन हिन वक़्तु असां ॾिसूं पिया त सभु नज़रूं ज़ाहिर आहे उन जे मथां आहिनि त कहिड़े रीति इंतिज़ामिया हिन सूरत हाल खे मुंहुं ॾिए थी ऐं जेके दावाऊं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते कयूं वेंदियूं आहिनि त असांजी तयारी मुकमल आहे कंहिं बि इम्कानी सूरत हाल खे मुंहुं ॾियण लाइ त उहा कीअं कहिड़े रीति आवाम खे इन्हनि ॾुखियाईनि खां बचाइण में हेल्पफुल साबित थिए थी। उनखां सवाइ नाज़रीन जेकर असीं ॾिसूं था पॉलिटिकल फ्रंट ते जेका असांखे सूरत हाल नज़र अचे थी त हिकिड़ी डेवलपमेंट गुज़िरियल ॾींहुं असांखे नज़र आई हुई त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जे मथां 5 साल अॻु जेका पाबंदी विधी वई त हू बरतानिया में पंहिंजूं उॾामूं नथा हलाए सघनि, कंहिं क़िस्म जी एयर सेफ्टी जो नालो हो लिस्ट में, हाणे उहा पाबंदी ख़तमु थी चुकी आहे ऐं उहा पाबंदी ख़तमु थियण खां पोइ उन ते सराईअ जो इज़हार बि थिए पियो ऐं गॾोगॾु इहो बि ॿुधायो पियो वञे त न रुॻो हीउ जेको पासो आहे पर उनखां सवाइ जेके ॿियनि मुल्कनि में जेके रुकियल कुझु मामला हुआ, रुकावटनि जो शिकार हुआ, उहे पिणु हाणे मामला बहितरीअ ॾांहुं बहालीअ ॾांहुं वेंदा। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि वफ़ाक़ी हुकूमत कई आहे त हीअ समूरी जेका पाबंदियूं लॻियूं आहिनि इन जी ज़िम्मेवार जेका आहे उहा गुज़िरियल हुकूमत हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत, ख़ासि करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी ऐं अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम सरवर जे करे उन्हनि जे बयाननि जे करे इहे पाबंदियूं लॻियूं आहिनि ऐं हुकूमत उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाईअ जो इशारो बि ॾिनो आहे। उनखां सवाइ नाज़रीन KP अंदरि असांखे सूरत हाल मुसलसल डेवलप थींदे नज़र अचे पई। 21 जुलाई ते उते सेनेट जी चूंड थियणी आहे ऐं उनखां अॻु इहे ख़बरूं गर्दिश कनि पियूं त जेके मामला आहिनि KP हुकूमत ऐं ऑपोज़िशन विच में उहे तय थी चुका आहिनि ऐं ॿई धुरियूं मुतफ़िक़ आहिनि त गॾिजी करे बिना मुक़ाबले असां इहा चूंड विढ़ंदासीं ऐं ॻाल्हियूं जेके इतला साम्हूं अचनि पिया ज़रियनि जो इहो चवणु आहे त उहे आख़िरी मरहले में दाख़िल थी चुकियूं आहिनि ऐं जेको इजलास जेको न पियो थिए काफ़ी ॾींहंनि खां मेंबर्स जे हल्फ़ वारो चूंड मख़सूस सीटनि वारे मेंबर्स जो उहो इजलास पिणु हाणे 20 तारीख़ ते तलब कयो वियो आहे। उन समेत नाज़रीन जेके ॿियूं डेवलपमेंट्स आहिनि उन्हनि खे अॼोके प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जो तारुफ़ सां कराईंदसि। अॼोके पैनल में मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे MNA आहिनि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, वीडियो लिंक ज़रिए में प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि असलम गौरी साहब JUI जा मरकज़ी तर्जुमान आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो सीनियर अॻवान आहिनि। गुणी MNA नुसरत वाहिद साहिबा बि मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे। अवां सभिनी खे भलीकार, अवां सभिनी जी महिरबानी ऐं गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं आगाज़ कयां थी नाज़रीन जेके मूंसां गॾु पैनलिस्ट मौजूद हैं उनकी इजाज़त सां। बेग साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। एक बड़ी अच्छी खुशाइंद हमने खबर देखी, उस पर हम बात करेंगे जो कल की डेवलपमेंट थी और उसके अलावा कुछ और भी खबरें। लेकिन सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर बताया जा रहा है कि 54 से ज़्यादा अफराद अजल का शिकार हो चुके हैं और ये मुख्तलिफ़ हादसों और मुख्तलिफ़ वाक़यात का नतीजा बताया जा रहा है। जो मॉनसून की बरसातें, एक तरफ वो सारी सूरत हाल और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर भी कल से एक नए स्पेल का आगाज़ होने वाला है। सब नज़रें इस वक्त इंतज़ामिया के उन इदारों पर हैं जिन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस किस्म की सूरत हाल के हवाले से उनको उससे निमटने के लिए बर वक्त तैयारी करें और रिएक्टिव अप्रोच के बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ सामने आएँ। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को, अब क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये मानसून का सीजन है और इस बार शुरू से जो प्रेडिक्शन थी वो हैवी मानसून की थी और मैंने आज खुद देखा है। मैं इस्लामाबाद से कराची सुबह 8 वाली फ्लाइट से आया था तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, इतनी तेज बारिश थी। 200 मिलीमीटर बारिश इस्लामाबाद में उस वक्त तक
रिकॉर्ड हुई थी। तो ये एनडीए को वजीर आजम साहब ने जो मतलूबा फंड्स हैं वो फराहम कर दिए हैं ताकि एनडीए जो है वो तदबीर और वो मेजर्स ले सके जो कैटास्ट्रोफी में लोगों को नुकसानात से बचाया जा सके। और इसमें हमने ये देखना है कि फ्लड की जो सूरत हाल कई जगहों पे हमें अभी से नजर आ रही है उसको हमें मजीद बढ़ने से रोकना है। ठीक, लेकिन बेग साहब यहाँ पर मैं आपसे जरूर आपकी राय यहाँ पर चाहूंगी कि ये जो अर्बन फ्लडिंग खास करके हम देख रहे हैं इस वक्त, और एनडीएमए की जानिब से भी बताया गया है कि अर्बन फ्लडिंग इसमें मजीद शिद्दत आएगी आने वाले दिनों में, उसको जोड़ा जा रहा है गवर्नेंस के साथ। तो उसको ये कहना है कि जो इस वक्त जो शहरी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में जिस किस्म की मुश्किलात से दो चार हैं उसका ताल्लुक बड़ी हद तक गवर्नेंस से है। अगर अच्छी गवर्नेंस हो तो शायद ये जो मुश्किलात हैं उनमें किस हद तक कमी हम देख लेते। आप इससे एग्री करेंगे? ये एक्सपर्ट्स की राय है। मैं यहाँ तक तो आपसे इत्तेफाक करूंगा कि मुश्किलात में कमी की जा सकती है एहतियाती तदबीर और रिमीडियल मेजर्स लेने के बाद, खास तौर से एनडीए और इलाकों में वक्ती लोगों को बता देना, मुकाबले वहां से शिफ्टिंग जो है वो वक्त पे करना, और ये सब चीजों से कमी की जा सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये मानसून, हैवी मानसून की जो फ्लडिंग की एक एक्सपेक्टेशंस है उसको मुकम्मल तौर पे रोका जा सकता है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि अगर आप इफेक्टिव मेजर्स लेके पहले से लोगों को उससे डील करने के बारे में बताएं और उस वक्त कैजुअलिटीज को बचाने के लिए आप वो तमाम चीजें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो उससे काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की बिल्कुल चीख के एक एग्जाम्पल्स है, मिसालें हैं जो आपको और हमको पूरी दुनिया में नजर आ रही हैं। अभी मैं था अमेरिका में टेक्सास में, जो 120 पे 150 आदमी इतने एडवांस मुल्क में जहाँ पे जो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो सो रहे थे और वो बहा के ले गए 150 आदमी का अमेरिका में मर जाना, और उसको आप लोग ने मान लिया है कि जी ये फ्लडिंग की, अर्बन फ्लडिंग के एक हिस्सा थी। तो ये एक क्लाइमेट चेंज है पूरी दुनिया में। साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ग्लोबल फिनोमेना है और जाहिर है इसका शिकार जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी हो रहे हैं। लेकिन जो देखा जाता है इसमें वो ये देखा जाता है कि उसके बाद वाला जो रिस्पांस मैकेनिज्म है वो कितना फाल है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसमें हमें हर जगह पर जो जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, अभी रिसेंटली हमने हैदराबाद में भी देखा, आज सीएम सिंध हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमें सूरत हाल नजर आई कि जो रिस्पॉन्स का टाइम है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है। अभी तक भी मुकम्मल तौर पर हैदराबाद के इलाकों से भी निकासी आब नहीं हो सका। आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। गौरी साहब आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं जो एक्सपर्ट्स की राय सामने आती है इस हवाले से कि इसको गवर्नेंस के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए, आप समझते हैं कि इसको देखा जाना चाहिए इस किस्म के सूरत हाल को गवर्नेंस के साथ, या अब इसको आप एक बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल देखा जाना चाहिए। आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि इसमें सूरत हाल आपके सामने 78 ईयर्स में हमने क्या किया है कौम के लिए, इस हिस्से में तो हमारी कोई काम नहीं है। आजकल गिलगित में क्या वाक़या हुआ, लोग चीखते चिल्लाते दरिया बुर्द होते रहे और कोई वहां नहीं पहुंचा, कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, वज़ीर आला साहब नहीं थे वहां पर और आज तक वहां तक नहीं गए और एक डिप्टी कमिश्नर को वहां कुर्बान कर दिया। हालांकि वो जो जितने भी थे इर्द गिर्द वो मुराद सही साहब ने अलाट किए हुए थे सारे होटल, और सारे के सारे पीटीआई के थे, और डिप्टी कमिश्नर को कौन सुनेगा वहां पर। वो इतना बड़ा केस हुआ और उसको फिर दबा दिया गया, और कब तक इस तरह चलेगा। और अभी आपका 4 दिन पहले बयानी में एक वाक़या होता है, एक बड़ी बिल्डिंग गिरती है, कितनी देर तक हम उस मलबे में से लोगों को निकालते रहे हैं, आपके सामने कोई आपसे छुपा हुआ नहीं है। इससे पहले आपको याद हुआ चंद साल पहले दादू वगैरह में जो सैलाब आए थे, कितना कितना पानी आया था। मेहर में, दादू में क्या हालत है कि लोग की आपके सामने है, लेकिन हमने उनकी क्या मदद किया है? कुछ भी नहीं। जब खर्च किया, हम इतने मकान बना रहे हैं, इतना ये दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक इतना पैसे दे रहे हैं, अपना इतना दे रहे हैं।
ہوتا کچھ نہیں ہے. ہم نے آج تک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتیں بدلتی رہی ہیں. 78 ایئرس ہو گئے, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے ہم ایسی مشکل میں ان کو سوائے اس کے کہ اب جب ایسی مشکل آتی ہے فوراً آرمی کو بلا لیتے ہیں, آرمی کو کہتے ہیں آ جاؤ بھائی, سویلین ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی صورتحال پنجاب میں ہے. یہ آج سے نہیں ہے, کافی عرصے سے شور مچا ہوا تھا کہ مونسون پری مونسون جو آ رہا ہے بہت خطرناک ہوگا اور سارا کچھ نظر آ رہا ہے. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, ایک ساتھ بھی تشریف لے گیا صبح اسلام آباد سے, تو ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, یہاں کس طرح لوگ ڈوب رہے ہیں, کیا صورتحال ہے. راستے مسدود ہیں, بند ہیں, لوگ آنے فلائٹیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں. لیکن گورنمنٹ کو سب چیزوں کو پتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل یہ بات سے میں نہیں کہوں گا کہ ٹوٹلی جو ہے وہ اپنا جیسے ٹیکساس میں واقع ہوا ہے ایسے واقعات ٹھیک ہے. پوری دنیا میں گلوبل چینج آ رہی ہے, پاکستان میں بھی آ رہی ہے, لیکن وہاں کچھ تو کیا ہوگا نا انہوں نے اپنا وہاں پہ. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ابھی جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے, راولپنڈی میں سوائس کے سائرن بجا رہے ہیں, ہم نے نکل جاؤ گھروں سے بھاگ جاؤ, اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے تو میرے سامنے آپ کے سامنے شاید ہو, ایک صاحب نے بھی دیکھا ہو, 3 سال ہو گئے یونیورسٹی روڈ پورا کھدا ہوا پڑا ہوا ہے. جب بارش نہ بھی ہو تو لوگ 3 گھنٹے میں گھروں کو بھیجتے ہیں کراچی میں, تو جب بارش ہو جائے گی تو یہاں کیا قیامت ہے. تو گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے عوامی مسائل کے لیے. ہاں, ہم ایک دوسرے کو سیاستدان بلیم گیم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو الزامات کے اوپر الزام ٹھہراتے ہیں. ہم دوسری پارٹی کو اٹھائیں گے, وہ ہمیں اٹھائیں گے. اب پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے پی ٹی ایم نے بھی 3.5 سال حکومت کی ہے. اسی طرح آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کے پی کے میں بھی ان کی حکومت 13-14 سال ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کی 70 سے حکومت چل رہی ہے سندھ میں, تقریباً بیچ میں کچھ فاصلے ضرور آئے. لیکن ہم نے اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا. ہم نے اس سے کچھ بھی نہیں کیا, اس پہ کوئی محنت نہیں کی. ہمارے پاس کوئی ایسی مشینری نہیں ہے, ایسے لوگ ٹرین نہیں ہیں کہ ایسے بر وقت. اور کراچی تو خاص کر کے مسالستان ہے, اتنے بڑے بڑے فلیٹس ہیں, اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں ایئرپورٹ کے ارد گرد. دیکھیں آپ آج جو خوف کھاتے ہیں ان کو دیکھ کے. اللہ نہ کرے یہاں کو پچھلے دنوں کس طرح ارتھکویک آ رہا تھا اور لوگ کس طرح پریشان تھے, گھروں سے بھاگے ہوئے تھے. لیکن حکومتی سطح پہ ہمیں کوئی کام نظر نہیں آیا کہ حکومتی سطح پہ کوئی چیز حکومتیں آگے. بس ٹھیک ہے, آ گیا جی, وہ پلیٹ سے ہل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, پانی زیادہ نکل گیا اس ایریے میں تو زمین بیٹھ رہی. اس طرح کی کہانیاں سنا کے عوام کو مطمئن کرتی ہے, اور پھر جب وہ کوئی واقعہ بڑا ہو جاتا ہے پھر ہم چل جاتے ہیں, فوٹو سیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. پنجاب میں گو 111 بریگیڈ کے حوالے راولپنڈی کو کیا گیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں بہت لیٹ کیا ہے جو صورتحال یہاں پر ہے, اور اس کا پورا پنجاب ڈسٹرب ہے. اور میں ایک ریکویسٹ آپ کی اس چینل سے اور بھی کروں گا کہ یہ اتنا دریاؤں کا پانی ہی آگے سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمیں سندھ کے جتنے بھی جو سندھ دریا کے جتنے بھی بند ہیں ان سب کو مضبوط کرنا ہوگا. ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے, بڑی گنجائش ہے, اور ہم اگر اس وقت کہیں جی اینڈ ٹائم پہ یہ ہوا ہے. اربن فنڈنگ اپنی جگہ ہے, لیکن جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا, اس کو تو سنبھالیں. بالکل غوری صاحب, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو کچھ بس میں ہے اور جو چیز کی جا سکتی ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں. نصرت بھائی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ساری صورتحال پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناجی اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ ذرا بھی پریکاشن نہیں لیتے. آپ کو یاد ہوگا بزدار صاحب کا جو زمانہ تھا اس وقت انہوں نے بہت بڑے بڑے اسٹوریج زمین کے نیچے بنا دیے تھے تاکہ جو بارش کا پانی ہے ضائع نہ ہو, زمین کے اندر جذب ہو جائے آہستہ آہستہ, اور اس طرح کے فلڈز نہ آ رہے ہو. اب ہوا کیا ہے, آپ یہ دیکھیں, سرینا ہوٹل اسلام آباد کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. وہاں پہ جو نالا تھا اس کے اوپر انہوں نے مٹی کے ڈھیر ڈالے, کیا کیا, پھر سڑک بنائی اور وہ نالا غائب ہو گیا. اب منسٹر انکلیو سے اور جو انویسٹرز رہتے ہیں جہاں سے, وہاں سے شکایت آ رہی ہے کہ پہلے تو یہاں پہ پانی نہیں آتا تھا, اب کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نالا بند کر دیا گیا بغیر سوچے سمجھے کہ وہ نالا بارش کے پانی کو ڈرین کرتا تھا. اس کی وجہ سے وہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے. پھر آپ دیکھیں بحریہ ٹاؤن کو دیکھ لیں, ڈیفنس کو دیکھ لیں, گاڑیاں ایسے بہہ رہی ہیں اس میں پانی میں کہ جیسے لگتا ہے کوئی باقاعدگی سے کوئی وہ دریا جو ہے یہ سمندر میں بہہ گئی ہے وہ گاڑی, اس ٹائپ کی. 5-6 سے زیادہ میرے خیال سے 55 کے قریب لوگ فوت ہو چکے ہیں, اور جو مشکل میں ہیں اس کے لیے ابھی چکوال میں دیکھ رہی تھی ہیلی کاپٹر گیا ہے اور کچھ لوگوں کو بچا رہا ہے. تو وائی آلویز آرمی؟ اس سے پہلے ہم ہم نے اپنی منسٹریاں اتنی اسٹرانگ کر لی ہیں, اتنے پیسے بڑھا دیے ہیں اپنی تنخواہوں کے لیے, اور یہ تو وہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ اچانک تھوڑی آ جاتی ہے کوئی بھی چیز. ہمیں پتا ہے کہ پوری دنیا میں گلوبل
चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा लोग इसमें सफर कर रहे हैं। इवन जिस तरह अभी भाई ने कहा कि टेक्सास तक में ये सब कुछ हुआ है, तो ये होता है, हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है ना कि आप उसके लिए प्रिकॉशन ही ना ले। वो तो चले अचानक आ गया, कोई चीज हो गई, लेकिन अदरवाइज तो आपको देखना है ना, पहले से देखना है कि क्या पानी यहाँ से गुजर जाएगा जो आएगा, तो क्योंकि अब जो भी होगा वो अगली दफा से ज्यादा होगा। उसके लिए पहले से मैं मेरे ख्याल में कितने 6-7 साल से ये कह रही हूँ, सिंध के लिए मैं तो बात करती थी पहले, लेकिन अब मैं पूरे पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए कि हर 2-3 किलोमीटर के बाद बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखने चाहिए, जिस तरह कुआं होता है, ताकि पानी उनमें जाता जाए एक से दूसरे तीसरे, और वो सैलाब की सूरत इख्तियार ना करे, और जमीन का जो पानी का लेवल नीचे हो गया है वो आस्ता आस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक वक्त में जब खोदते थे कुआं तो वो 87-88 फीट के नीचे मिल जाता था पीने का पानी साफ सुथरा। अब तो 200 फीट भी कर ले तो उससे पानी नहीं निकल रहा, क्योंकि वो जमीन का पानी खत्म होता जा रहा है। वो पीने का पानी जो इस्लामाबाद जैसी जगह पे फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये दूसरे पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी, नॉर्मल बॉटल से पानी की, वो लोग नलके का पानी पीते थे। लेकिन अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि पानी वो जमीन का अगर आ भी जाए तो वो साफ नहीं होता। इसके लिए हमें पहले से प्रिकॉशन लेनी है। जब आपका मौसम खुश्क है, गर्मी पड़ रही है, शदीद गर्मी पड़ रही है, शदीद सर्दी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही, तो आप पहले से वो गड्ढे खोद के रखें कि ये चीज इसने आनी है, ये वाली आफत आएगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। अगर हम पहले से इसके लिए कुछ कर लें तो चीजें मेरे ख्याल में ठीक होंगी। ठीक नसर भाई साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। आप कह रही हैं कि रिएक्टिव के बजाय हमें प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी होगी, और हिफाजती इकदाम की आपने बात की वो पहले से, साथ साथ एहतसाब की भी आपने बात की कि जो बात गौरी साहब ने भी यहाँ पे की कि हमने सीखा नहीं माजी से कुछ। अब आगे बढ़ते हुए बेग साहब आपकी तरफ आऊँगी, और जो कल की डेवलपमेंट है उसका भी जिक्र करते हैं कि एक बड़ी अच्छी खुशाइंद खबर हम सब के लिए सामने आई कि वो जो पाबंदी थी पाकिस्तान के ऊपर 5 साल पहले लगी, वो पाबंदी ख़त्म हुई। अब जो हमें एंट्री की इजाज़त मिल चुकी है बरतानिया में पाकिस्तानी एयरलाइंस को, लेकिन साथ साथ वो कुछ सवालात भी हैं, कुछ इशारे भी दिए हैं गवर्नमेंट ने। वो ये कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, एहतसाब करेंगे। तो वो एहतसाब के हवाले से आप हमें बताइएगा कि एहतसाब कहा जा रहा है कि जो इसके ज़िम्मेवारान थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थे, बानी पीटीआई का भी नाम लिया जा रहा है, गुज़िश्ता साबिक जो वफाकी वज़ीर थे उनका नाम भी लिया जा रहा है। किस तरह से कार्रवाई होगी, और ये भी बताइएगा कि इस कदम के बाद ये जो पाबंदी ख़त्म हुई है इसके बाद मज़ीद क्या पेशरफ्त हो सकती है। निजकारी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा फ़ायदा हो सकता है इस कदम के बाद। जी नाजिया, ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये गुलाम सरवर साहब ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया था गैर जिम्मेदाराना, उससे पाकिस्तान की साख बर्दाश्त यानी खराब हुई। लेकिन वो तमाम पाकिस्तानी पायलट जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस में एक जमाने से काम कर रहे थे, बड़े फख्र से उनकी तरफ देखा जाता था, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उन्हें ये साबित करना पड़ा कि उनकी डिग्रियां जो हैं वो बोनीफाइड हैं, जायज़ हैं, ओरिजिनल है वगैरह वगैरह। ये मैं समझता हूँ इसका एहतसाब होना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो ये तय करे कि ये जो बयान गैर जिम्मेदारी से दिए गए थे, जिससे यूरोप में हमारी 5-6 साल बंद रही, फिर अमेरिका में हमारी फ्लाइट जो थी शेड्यूल वो मुतासर हुई। अब अल्लाह का फजल है कि यूरोप से खुल गई थी, लंदन रह गया था, अब लंदन ने भी बहाल कर दी है। और यूरोप का जो रेवेन्यू आता है नाजिया, उसका 60% रेवेन्यू जो है वो यूके की फ्लाइट्स हैं, जो ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर और लंदन की हीथ्रो की। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इम्पैक्ट भी आएगा। हमारी निजकारी पे बड़ा अच्छा शुगून है, एक बहुत अच्छा मैसेज निजकारी में जो खरीदार है उनका कॉन्फिडेंस बुलंद होगा। और एक अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि अमेरिका से भी रेगुलेटर सितंबर में आ रहे हैं, और वो रेगुलेटर्स हैं जो कराची न्यूयॉर्क फ्लाइट या जो कराची की हमारी टोरंटो फ्लाइट्स थी उसके लिए रामबार करेंगे। तो आप ये देखें कि कितने साल लगे हैं उस डैमेज को
रिपेयर करने में जो एक गैर जिम्मेदारी के साथ बयान से पैदा किया गया था, और बाद में ये साबित हो गया था कि ये गलत है, क्योंकि जब तहकीकात हुई तो ये तमाम सनसर इल्जामात थे। तो इसमें मैं समझता हूँ उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के जो सिविल एविएशन का और ये जो मिनिस्टर थे सरवर साहब, इन पे इंक्वायरी हो, और अगर ये साबित हो जाए कि इन्होंने गैर जिम्मेदारी से एक बयान सिर्फ पार्लियामेंट में इस बुनियाद पे कि माइल स्कोरिंग हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। हम कितने पीछे चले गए, पीआईए का रेवेन्यू लॉस जो अजीज जा रहा है, आप तो देखिए उसके तमाम रेवेन्यू स्टेशन बंद हो गए, यूरोप बंद हो गया, लंदन बंद हो गया, टोरंटो बंद हो गया, न्यूयॉर्क बंद हो गया, तो वो एयरलाइन कैसे चलेगी? ये तो अल्लाह ताला का करम है और हमारे लोगों की महारत है। इन हालात में भी उन्होंने गल्फ से, हज और उम्रे से, सऊदी अरब से, जो एक रेगुलर बिजनेस उम्रे का और हज का सीजनल बिजनेस बनता है, गुजारा किया और कैसे और जैसे पीआईए को चलाया। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात एक और कहना चाहूंगा कि अब चीजें बेहतर की तरफ जा रही हैं। मुझे सियासी इस्तेकाम भी इस मुल्क में नजर आ रहा है, और ये मैं जुबानी बात नाजिया नहीं कह रहे, बल्कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए, पंजाब में भी, केपीके में भी। 26 अरकान को बाहर पंजाब में कर दिया है। दोनों ने इत्तेफाक करा है कि पार्लियामेंट में नाजेबा अल्फाज, जिसको आप आसान लफ्जों में गालियां कहते हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। 11 सेनेटर इत्तेफाक पे इत्तेफाक हो गया, 6 जो है वो पीटीआई के हैं और 5 जो हैं वो अपोजिशन के हैं, और ये बिला मुकाबला आपने देखा तो मुंतखब होंगे, और इलेक्शन कमीशन कभी भी जो है वो इसका ऐलान कर सकता है। ये कितनी अच्छी बात है, जिसका हमेशा से मैं ये कहता था, खुदारा डायलॉग का रास्ता इख्तियार करें, खुदारा पार्लियामेंट में जो आपकी अददी हैसियत है उसको इस्तेमाल करें, और वहां पे चीजें सियासी जमातें जो है उनके पास जेब में हाथ डालेंगे तो कुछ गिव एंड टेक कर सकती हैं। आपकी ये जिद थी कि नहीं, हम मज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के करेंगे, जो हुकूमत का हिस्सा होती है, जो बजाते खुद तो कुछ भी नहीं है, वो तो हुकूमत का एक पार्ट है। तो उन्होंने भी हुकूमत ही आगे प्रपोजल अगर आपने कोई देना है तो देना होगा, जो नॉर्म्स डेकोरम कहता है। तो आप सही जगह आए, अब सियासी जमातों से आपने बात की और उसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं, खुश हैं बात। ठीक, बेग साहब बता रहे हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं कि इस पर बात हो चुकी है, और दोनों केपी के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी आपने कहा कि मामला तय पा गए। असलम गौरी साहब, आपकी तरफ आऊंगा, आप क्या कहेंगे कि वो कह रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त बिला मुकाबला इंतखाब का जो ये मामला है वो सामने आ जाएगा, और इसी किस्म की अगर पेशरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में भी करती है तो एक बड़ी अच्छी पेशरफ होगी। जेयूआई का क्या स्टैंड होगा इसमें? जी असलम गौरी साहब। जी आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा आप मुझे बताइए। असलम गौरी साहब, वो बेग साहब को आपने सुना, बेग साहब ये कहते हैं कि मामला तय पा गए हैं, केपी के अंदर भी पंजाब के अंदर भी, स्पेसिफिकली सेनेट के हवाले से उन्होंने बताया कि बिला मुकाबला इंतखाब वाला मामला तय पा चुका है। तो अब जो बाकी इख्तलाफात थे उसके हवाले से भी कुछ बताइएगा कि क्या उन पर भी कोई बात हो चुकी है, हो रही है? केपी के अंदर अदम एतमाद की तहरीक वाला मामला हो, पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक का मामला हो, मरकज में जो मामला चल रहे थे, अब उन पर भी कोई पेशरफ हो रही है? देखिए जी, वो अल्लाह करे बेग साहब ने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त हो। वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं समझता हूँ कि मेरी इस बात को कंफर्म कर दिया आज बेग साहब ने कि जो गंडापुर साहब के जुलूस को अटक क्रॉस नहीं करने देती थी पंजाब पुलिस, उसने लाहौर में उनको बाकायदा प्रोटोकॉल भी दिया, लाहौर तक उनको सिक्योरिटी भी दी, लाहौर तक उनका जुलूस भी लेके गए। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो अंतरखाना बात है, लेकिन सियासतदानों को छुप के बातें नहीं करनी चाहिए, सामने कौम की बातें करनी चाहिए। मुज़ाकरात जो भी हो सामने हो, आवाम को पता होना चाहिए कि हम क्या मामला तय कर रहे हैं। इस तरह जो ये इस तरह से मेरी बहन बैठी हुई है, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बताएंगे कि किस हद तक मुज़ाकरात कहाँ तक हुकूमत के साथ इनके जा रहे हैं और किस हद तक कामयाब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत खुश है इस बात।
हम तो पहले दिन से कायल हैं इसके कि बड़ी बड़ी तहरीकों का अंजाम भी मुज़ाकरात की टेबल पे होता है, बड़ी बड़ी जंगों का अंजाम भी मुज़ाकरात की टेबल पे होता है। हमने तो हमेशा पीटीआई के दोस्तों को ये मशवरे देते रहे हैं कि आप आएँ और बैठ के इनके साथ, हुकूमत के साथ बैठें, और अगर जरूरत महसूस करें तो हम भी साथ बैठने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के बगैर सिलसिला तो नहीं चलता है। जहाँ तक रह गया केबिनेट की बात ठीक है, खुशाइंद है, इस पे काम हो रहा है। मेरी मालूमात और इतलात के मुताबिक अभी हम किसी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे, और अपोजिशन अलबत्ता अपोजिशन ने अपना तय कर लिया है कि हम अपने 5 अरकान जो हैं उनको हम वोट करेंगे, और अपोजिशन की जो मौजूदा तादाद भी पूरी है। अगर इलेक्शन होता भी है तो उस सूरत में भी अपोजिशन के पास इतना वोट बैंक है कि वो अपने वोट से वहाँ 5 सेनेटर जो अपने हमारे राइट बनते हैं, हमारे जुस्से के मुताबिक जो हिस्सा बनते हैं, वो हम निकाल सकते हैं। अलबत्ता मैं समझता हूँ अभी तक दूसरी तरफ से हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की तरफ से अभी तक वो पेशकदमी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ बहुत से कैंडिडेट खड़े हुए हैं और अभी तक मसाइल को शायद हल नहीं कर पाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आपको याद होगा इससे कबल पिछले दफा ये तो खैर लेट हो रहे हैं, पंजाब और बलूचिस्तान में बिल्कुल इसी तरह हुआ था। वहाँ इंतखाबात इसी तरह हुए थे और लोगों ने आपस में मामला तय करके और बिना मुकाबला साथी थे। आपको कितना बलूचिस्तान की असम्बली को कितना बदनाम किया गया था, लेकिन पिछले इंतखाबात में इसी तरह हुआ और बिल्कुल आराम सुकून के साथ एक दूसरे पे अफरादात लगाए गए, अल्जामात लगाए बगैर हो गए। और ये इस वक्त बहुत जरूरत है केपी को, केपीके की सियासी सूरत में हमसे ज्यादा वहाँ की हुकूमत को जरूरत है। ये हुकूमत के अंदर बहुत से इस वक्त उनके जो भी हुक्मरान होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं ग्रुपिंग और कोई ना कोई चीजें पैदा होती हैं। केपीके में इस वक्त पीटीआई के अंदर बहुत ग्रुप हैं और ठीक ठाक ग्रुप हैं, और बहुत से लोग जो मुल्क से जो खिलाड़ी हैं इन कामों के, वो मैं कल किसी को कह रहा था ब्रीफ केस, उसने कहा नहीं भाई थैले लेकर पेशावर पहुंचे हुए हैं। तो जो खरीदो फरोख्त के खिलाड़ी हैं वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये मामला हो जाए तो जमहूरियत के लिए और केपीके की असम्बली के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, एक पूरे इल्जाम से बच सकेंगे और इसको होना चाहिए। जा रही हैं गौरी साहब। जी 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 जी, तो होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। बलूचिस्तान में भी इसी तरह हुआ, सिंध में भी ऐसा हुआ है और पंजाब में पिछले दफा ऐसा हुआ, यहाँ भी ऐसा हो जाए बहुत अच्छी होगी। जी बेग साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? पंजाब ने अरकान को बहाल कर दिया है। जी जी बिल्कुल जी। नुसरत भाई साहब, आप क्या कहेंगी? बेग साहब ने कंफर्म किया है कि जो मामला थे वो तय पा चुके हैं और देर आयत दुरुस्त आयत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को अब लगता है कि रियलाइज़ हुआ है कि असल बात, जो असल रास्ता है मुज़ाकरात का ही है, और मुज़ाकरात किन से हो सकते हैं वो भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियलाइज़ कर चुकी है। देखिए, मैं बिल्कुल इस मुज़ाकरात के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे ये पता है कि ये लोग आए हैं वहाँ से केपी से निकल के पंजाब पहुंचे, रायमंड जाना था, तो लोगों का ख्याल ये था कि रायमंड वो नवाज शरीफ के घर के पास कहीं जा रहे होंगे। तो खैर वो घर के पास ही है जिस जगह पर लोग गए हैं वहाँ पे। जब वहाँ गए तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये यहाँ पे आ रहे हैं, और फिर उसका आपने देखा रिजल्ट, काफी सारी चीजें पार्टी के अंदर ही गड़बड़ हो गई, लोग बोलना शुरू हो गए और इस तरह। लेकिन बहरहाल खान साहब ने मना किया है कि आपस के जो भी इख्तलाफात हों उनको खत्म किया जाए। और बातचीत की जहाँ तक बात है, देखिए बातचीत हमारा शुरू से एक नैरेटिव रहा है कि बातचीत उनसे की जाए जिनके हाथ में ताकत है, फोर्स है, वो कोई डिसीजन ले सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अब अगर उनकी बातचीत हो रही है कहीं पे, मुझे नहीं पता फेडरल हुकूमत से हो रही है, पंजाब से हो रही है या एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है, अगर कहीं बातचीत हो रही है तो उसका रिजल्ट निकलना नजर आना शुरू हो जाएगा। और भी जैसे ये लोग इंतहाई तसल्ली से चले गए, केपी से निकले और केपी हाउस इस्लामाबाद से निकले और पंजाब चले गए और रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ, सारा प्रोटोकॉल उनका चलता रहा, कोई हंगामा, कोई चीज, कोई उनको रोका नहीं गया। तो एक हिसाब से तो अच्छा लगा कि पंजाब हुकूमत को अब इतनी क्या कहना चाहिए कि अकल आ गई है कि वो ये रिजल्ट नजर आना शुरू हो गए। नुसरत भाई साहबा, जो आपने कहा कि रिजल्ट नजर आएंगे, अगर कहीं पर कोई बैकडोर या वैसे कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं तो रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट नजर आना शुरू हो गए। तो देखिए, अब ये मुझे नहीं पता ये कहाँ कोई बातचीत हो रही है या क्या हुआ है इसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे शक व शुबहात भी हैं हमारी पार्टी में, तो उसको भी खत्म होना जरूरी है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इनके अंदर से क्या बातचीत हो रही है, क्या नाजिया, मैं एक बात कह के इजाजत लूंगा। जी बेग साहब।
ایک ہی بات کہہ کے کہ دیکھیں ہمیں ایک دوسرے پہ کانفیڈنس بڑھانا ہوگا. ہمارے یہاں جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت بڑا, اعتبار زیرو ہے. اس میں جو بھی چیز اگر اچھی بھی بات کی جاتی ہے اس کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس میں شک و شبہات جو ہیں وہ پہلے حاوی ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جب اس عمل پہ آپ چلنا شروع کیا ہے, پہلا اور دوسرا اور تیسرا قدم رکھا ہے, تو ٹرسٹ بھی ایک دوسرے پہ خدا را بڑھائیں. یہ جمہوریت کی بحالی اور سیاسی استحکام اگر ملے گا تو معاشی ترقی ہوگی, ہم کہیں سے کہیں جائیں گے, چیزیں بہتری ہو رہی ہیں. میں ابھی امریکہ سے, نیو یارک سے اور ٹیکساس میں پاکستانیوں سے مل کر آیا. ان سب کا ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جی ملک میں تمام سیاسی جماعتیں مل کے اپنی جمہوریت کی بحالی کے لیے رول ادا کریں. تو میری آخر میں صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ جب مذاکرات کا راستہ چنا ہے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھے ہیں, نتائج بھی بہتر آئے ہیں, آپ کے حصے کے سینیٹر بھی ملے ہیں, آپ کے پنجاب میں 26 اراکان جو سسپینڈ ہو گئے تھے وہ بحال بھی کر دیے گئے ہیں, پروٹوکول بھی ملا ہے, تو آپ اعتبار اور اعتماد تھوڑا سا ایک دوسرے پہ کر کے تو دیکھیں. اگر کہیں پہ اس میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے, کہیں پہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کوتاہی ہوتی ہے یا کہیں پہ اعتماد پہ نہیں اترتے, پھر آپ کا اختیار ہے. لیکن ایک بار کریں. اور یہ دو احتجاج کی کال ہے, یہ ایز اے سائن آف گڈ اومن میں صرف ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ ممبر نیشنل اسمبلی کی حیثیت سے ریکویسٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی سے بھی اور پانی پی ٹی آئی سے بھی اس کو کال بیک کریں کہ آپ نے اتنی چیزیں کری ہیں, ہم بھی ان ریٹرن آپ کو جو احتجاج کی کال ہے فی الحال مؤخر کرتے ہیں اور ہم مذاکرات کے راستے پہ آگے بڑھتے ہیں. یہ میری ریکویسٹ ہے. نصرت واحدی ہماری بڑی اچھی دوست ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ آج کا ایک میسج ان اچھی باتوں میں جن کا میں نے ذکر کیا اور غوری صاحب نے تائید کی, یہ آج کا یہ حاصل ہوگا. ٹھیک, یہ بڑی اہم بات ہوگی جو آپ نے کہی کہ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں نظر آیا تھا اگر وہ بحال ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے معاملات اچھے ہوں گے. اور احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ نصرت بھائی صاحب کیا کہیں گی, وہ کال بیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, مذاکرات کے حوالے سے وہ بات ابھی تک آئی ہے نہیں آئی ہے. بیگ صاحب یہ تو کنفرم کرتے جائیں کہ یہ بات کہیں پر رکھی گئی ہے, پی ٹی آئی سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ واپس لیں اس احتجاجی تحریک کی کال کو؟ نہیں, وہ ریکویسٹ کر دیں. نہیں, یہ میں نے یہ جو پروگریس ہوئی ہے مذاکرات کی پنجاب اسمبلی میں, کے پی اسمبلی میں, سینٹ کا بلا مقابلہ انتخاب, یہ مذاکرات ہی کا حصہ ہے نا, جبھی تو یہ وقوع میں آئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں اس طرح مذاکرات سے آپ آگے بڑھ کے اچھے نتائج حاصل کر رہے ہیں تو وہاں وقتی طور پہ یہ احتجاج کی کال کو تھوڑی سی دیر کے لیے آپ علیحدہ کر دیں. ٹھیک, نصرت بھائی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں صرف اتنی سی بات کرتی ہوں کہ جب بھی احتجاج کی بات ہوئی ہے ہمیشہ اس کے پیچھے یہ والی چیز آنی شروع ہوتی ہے کہ خان صاحب 10 دن میں رہا ہو رہے ہیں, خان صاحب 15 دن میں رہا ہو رہے ہیں, تو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جیسے ان لوگوں نے کہا, بلکہ امریکہ بھی کوئی میگزین ہے اس میں بھی آیا کہ ٹرمپ نے کہا خان صاحب کو رہا کرو, خان صاحب رہا ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر اس طرح کی کوئی چیز بھی ہو, اگر کوئی آپ کے اوپر زور ڈال رہا ہے اور آپ اس سے رہا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر سختیاں نہیں بڑھیں گی. آپ کو پتا ہے کہ اس قدر شدید گرمی میں ایون جیو کے جو اینکرز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ہی اینکرز کہلائے جاتے ہیں زیادہ تر, ان میں سے لوگوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے اوپر سختی بڑھ گئی ہے. ان کو 22 گھنٹے اس چھوٹے سے اتنے سے کمرے سے باہر دونوں طرف سے انشاءاللہ اس کے بعد لائٹ آف ہو جاتی ہے اس قدر شدید گرمی میں کہ تندور بنا ہوا ہے. یہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی احتجاج کی کال ختم کر دیں اور ان کے لیے زندگی اور آسان کر دیں اور ان کو اور اجازت دیں کہ یہ خان صاحب کے اوپر اور ان کی بیگم کے اوپر اور زیادہ تشدد کریں کہ وہ بیچاری خاتون, اس کا نہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں, دونوں طرف سے پہل ہو, دونوں طرف سے مثبت کارروائی ہو, دونوں طرف سے اعتماد بحالی کے اقدامات کیے جائیں. یہ اس قسم کی سختیاں اگر جب تک رہیں گی تو ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے احتجاج کی کال کو ختم کر دیں.
آپ نے لاہور میں واپس کر دیا ان کو, بہت اچھا کیا. لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ جب خان صاحب کی پہلی اسپیچ تھی عمران خان صاحب کی ایز اے پرائم منسٹر, اور ان لوگوں نے کتنا ہنگامہ کیا تھا, ایک لفظ نہیں بولنے دے رہے تھے. لیکن نصرت وائز صاحبہ اس بات کا تو بڑا ایک واضح موقف مسلم لیگ نون کی جانب سے آیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بالکل ہو سکتے ہیں, اور بیگ صاحب کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں, اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں, اور دونوں جانب سے اعتماد کی بحالی کے اقدامات ہونے چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون یہ کہہ چکی ہے کہ کسی این آر او پر یا جو رہائی پر یا کیسز کی معافی پر بات نہیں ہوگی, باقی سارے معاملات پر بات ہوگی, لیکن کسی این آر او پر یا سزا معافی پر بات نہیں ہو سکتی. یہ تو نون لیگ کہہ چکی ہے. وہ کہاں جائیں گے, کیا ہوگا, کون سی دانش یونیورسٹی بنے گی؟ وہ 190 ملین کا سزا ان کو مل رہی ہے, جس کا ان کا ایک پیسے ایک ڈھیلے کا جیسے کہتے ہیں وہ پروفٹ ان کو نہیں ملا, یا ان کی بیگم کو کس سلسلے میں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں, یہ بتائیں مجھے. عدالتیں 26 کے بعد عدالت کون سی رہ گئی ہے؟ کون سی عدالت ہے جو کوئی کام کر سکتی ہے؟ اس کے بعد 27ویں آئے گی, پھر 28ویں آئے گی. تو ملک کو ایسے کر کے بیچیں اور فارغ ہو کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں گے, چل گئے سب کے ساتھ باہر. 30 ملین بچہ جوان جو ہے اس ملک سے جا چکا ہے پچھلے 3-3.5 سال میں. ایک مہینے میں 67 ہزار لوگ جا رہے ہیں باہر. کیا ہو رہا ہے؟ یہ اکانومی بہت ترقی کر رہی ہے. ان کو تو ظاہر ہے وہ لوگ ملیں گے نا جو ان کے فیور میں ہیں, ان کو وہ ساری خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے, ساری باتیں بتا رہے ہوں گے. لیکن کبھی چلے جاؤ اس عام آدمی کے پاس جو بیچارے بجلی کا بل دینا ہے, اس عورت نے وہ پیسے رکھے ہیں اپنی دواؤں کے, وہ بجلی کا بل دیتی ہے اور جا کے خودکشی کر لیتی ہے. اسی طرح باپ اپنے 3 بچوں کو زہر دیتا ہے, اس کے بعد خودکشی کر لیتا ہے. تو اس طرف دیکھو بھائی, صرف پراسپیرٹی کی طرف نہیں دیکھیں. وہ لوگ جو پراسپر ہیں وہ مزید پراسپر ہوتے جائیں گے. بات یہ ہے کہ آپ ملک کو سنبھال کیسے رہے, کیا کر کیا رہے ہیں اس کے لیے. مذاکرات وہ کرے آدمی جو جنوین ہو, جو سچا ہو. پوچھیں ان سے, یہ اپنی سیٹ پہ خود جیت کے آئے ہیں. ٹھیک جی نصرت صاحب, بیگ صاحب تو اب اس وقت گفتگو میں ابھی تو نہیں ہے موجود, وہ چلے جا چکے ہیں. صرف میرے اندر نہیں, ہر پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہے. ہر پاکستانی سوائے ان کے جو حکومت میں ہیں اور جو بڑھ بڑھ کے بونس لے کے جا رہے ہیں غیر اپنے. پوائنٹ ہے کہ نصرت صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, فائنل کامنٹ لوں گی اسلم غوری صاحب سے. اسلم غوری صاحب, لیکن پھر اب جس اعتماد کی بحالی کا ذکر کیا بیگ صاحب نے, کہ بڑا اچھا ایک ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پنجاب یا کے پی کے اندر مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور اس کے اثرات بھی نظر آنا شروع ہوئے ہیں. لیکن نصرت وائز صاحبہ کی باتیں, وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنا پڑے گا حکومت کو اس اعتماد کو بحال کرنے میں جو کہیں ضائع ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ اور جو بیگ صاحب کہہ کر گئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت احتجاج کی جو کال ہے وہ واپس ہونی چاہیے ملکی مفادات میں اور اس مذاکرات کے حوالے سے, لیکن پی ٹی آئی ابھی تیار نظر نہیں آتی اس پر, کیا کہیں گے آپ؟ فائنل کامنٹ سر. دیکھیے بات یہ ہے کہ پتہ نہیں احتجاج 5 اگست کو ہو رہا ہے یا گڈا پور صاحب نے جو 90 دن کا ٹائم دیا ہے اس کے بعد شروع ہو رہا ہے. ابھی تک یہی نہیں پتا کہ احتجاج ہو کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 اگست کو ہو رہا ہے, کچھ گنڈا پور صاحب کھڑے ہو کے ٹائم دے کے گئے ہیں. اور ایک جیسے کہ ابھی بیگ صاحب نے فرمایا, کوئی معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت بڑا ان کو پروٹوکول بھی ملا ہے, لاہور تک سیکورٹی بھی ملی ہے, وہاں پریس کانفرنس بھی بڑی بھرپور کی ہے, اور حکومت کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا ہے. بس یہی کہا ہے کہ ہم تحریک جو 90 دن کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. اب اس وقت ان کے سیکرٹری جنرل بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت ان کے صوبائی صدر بھی بیٹھے ہوئے تھے کے پی کے, اسی نے اس وقت انہیں ٹوکا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. اب بعد میں کچھ اور بیان دے رہے ہیں. اصل میں ان کے جو پارٹی کے اندر جو مسائل ہیں ہم تو دیکھ چکے ہیں, ہم ان کے ساتھ 6-7-8 مہینے, کہ وہ جو اصل لیڈرشپ ہے اس کو سنتا نہیں ہے, اور جو لیڈر نہیں ہے پارٹی کے اندر, جو آفس بیری نہیں رکھتے, جو پارٹی کو دل رکھتے, وہ اپنے فیصلے اور ڈیسیژن دیتے ہیں. اور جہاں تک بات میری بہن نے کی کہ وہ بڑی مشکل میں, ہم بالکل میں کہتا ہوں ان کی اس مشکل کو دور کیا جائے. لیکن کل خان صاحب کے جب وزیر اعظم تھے تو کہتے ہیں نواز شریف میں تیرا اے سی اتار رہوں گا, یہ باتیں اور کی ریکارڈ پڑی ہوئی ہیں. آپ کل وہ کہتے تھے, کل کیا مریم نواز جیل میں اس طرح نہیں پڑی ہوئی تھی, اس کے ساتھ کیا سلوک آپ لوگوں نے کیا؟ تو کیا ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے لیے کچھ سہولتیں چاہتے ہیں, جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے مخالفین کو ہم وہی سہولتیں ہم ان کو دینے کے بجائے ان کو تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ سب کو ٹھیک کرنا ہوگا, کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ سب سیاستدانوں کا ایشو ہے, سب حکومتوں کا ایشو ہے. جو حکومتوں میں آتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہو. آج 26ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں, کیا ثاقب نثار کی عدالت بھول گئے؟ کیا آپ اس کے بعد کھوسا صاحب کی عدالت بھول گئے؟
क्या आप बंदयाल साहब के किए गए फैसले भूल गए हैं? वो आपके फेवर पे थे, बहुत अच्छे थे, बड़े ठीक थे, लेकिन उसके बाद जो हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू की सियासत से बाहर निकलेगी नहीं जब तक। उस वक्त तक ना मुल्क के आवाम के लिए बेहतर होगा ना कुछ और होगा। अब आपने, मेरी बहन ने बड़ी जज्बाती होकर जो तकरीर फरमाई है, तो उनके अपने दौर में क्या हो रहा था? ये पीआईए का बेड़ा हर किसने किया? उन्होंने किया ना। उन्होंने इस मुल्क को तबाही की। मैं ये कहता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि जितना लॉस हुआ है पीआईए को एक शख्स के गलत बयान देने से पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके, मैं समझता हूँ ये सारे का सारा नैब को उससे वसूल करे पाकिस्तानी कौम के लिए। क्यों क्यों जुबान चलाई थी? एक सूबेदार तौर पे खड़ा होता है वो, और मिनिस्टर है एक अदारे का, उसी अदारे के पार्टियों के बारे में गलत बात करते हैं। ऐसे शख्स के पूरे एक एक पैसा वसूल किया जाए ऐसे शख्स से। जिन लोग से अब जब एहतसाब आप नहीं करेंगे, इस तरह अगर एहतसाब नहीं करेंगे, तो फिर आगे चल के आप क्या समझेंगे कि ये मौजूदा हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग हो गए जो इस तरह की बात करेंगे। तो ये इस तरह मैं समझते हैं एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब बराए सियासत नहीं होनी है। ये नहीं कि किसी को तंग करने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए एहतसाब वो नहीं होना चाहिए, किसी को बदनाम करने के लिए एहतसाब नहीं होना चाहिए। एहतसाब मुल्क के लिए होना चाहिए, करप्शन के खिलाफ होना चाहिए, कौम के खिलाफ होना चाहिए। अभी आपको पता होना चाहिए कोहिस्तान में जो कुछ हुआ है, 40 अरब से ज्यादा का घपला सामने नजर आ रहा है। इन सब चीजों का एहतसाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, नुसरत वाहिद साहिबा, नाज़रीन मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहिब असां सां मौजूद हुआ। गुफ्तगू ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो। फिर सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।